दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वो एक समय पे दिल्ली रीजन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। और हम एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में भी जानेंगे जो ना चाहते हुए भी यूरोपियन के साथ साथ इंडियन स्टाइल में नई दिल्ली को डिज़ाइन करता है। और दिल्ली के कुछ फेमस जगहों के नाम की पीछे की दिलचस्प कहानियाँ भी हम जानेंगे इस वीडियो में नई दिल्ली के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 1857 में। 1857 में होता है इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इंडिया के हमारे बहुत सारे सोल्जर्स ने फाइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई करी थी। और हुआ क्या कि ये उनके लिए एक अपराइजिंग थी ब्रिटिश कंपनी के लिए, तो इसको वो बुलाते थे ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। इस अपराइजिंग को अनफॉर्चुनेटली कुचल दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल छीन लिया इंडिया का। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को चलाती थी, लेकिन अब कंट्रोल जो ब्रिटिश क्राउन है, जो महारानी है, उन्हें अपने हाथ में ले लिया और क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस डिक्लेयर कर दिया गया। तो हुआ क्या कि जो मुगलों की राजधानी थी, जो इंडिया की राजधानी थी उस समय पे, वो थी शाहजहानाबाद। इसको बहुत सीवियरली डैमेज कर दिया गया था इस सो कॉल्ड रिवोल्ट को कुचलने के लिए, और इसकी वजह से मुगल एम्पायर का भी खात्मा हुआ था। अब हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो राजधानी थी वो थी कैलकाटा में, जो कि आज कोलकाता है। लेकिन उस समय पे उनको ये दिक्कत आ रही थी कि जो बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, वो सब काफ़ी जियोग्राफिकली बहुत दूर हुआ करते थे कैपिटल से। तो दिल्ली शहर को चुनने का पीछे ये कारण था कि ये सेंट्रल लोकेशन था, तो ये काफ़ी सारे जो इनके प्रोविंसेस है, जो प्रिंसली स्टेट्स है, उनके पास था जियोग्राफिकली। और दिल्ली को चुनने का एक कारण और था कि जो विंटर का क्लाइमेट था वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पसंद था दिल्ली का कंपेयर टू कैलकाटा। तो होते क्या था कि समर के टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो ये ब्रिटिश ऑफिसर सारे शिमला भाग जाते थे, और शिमला इनका समर कैपिटल हुआ करता था। और विंटर के समय पे ये लोग दिल्ली में आते थे क्योंकि इनको यहाँ का क्लाइमेट प्रेजेंट ज़्यादा प्लेजेंट लगता था। तो अब दिल्ली को चुनने के पीछे थोड़े से कारण और थे। एक तो दिल्ली का हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहा है, क्योंकि दिल्ली को एक समय पे इंद्रप्रस्थ बुलाया जाता था, क्योंकि इसको बहुत लेजेंड्स और बहुत एम्पायर से एसोसिएट किया गया था। इसको माना जाता था कि जो पुराना किला का साइट है, इसको ही इंद्रप्रस्थ कहते थे, क्योंकि माना जाता था कि इसको पांडवों ने बसाया था, महाभारत के पांडवों ने। और ऐसा भी माना जाता था कि जमुना नदी के किनारे पे इंद्रदेव ने भी बहुत सारे यज्ञ किए थे। और इसके अलावा ये बहुत सारे एम्पायर्स का कैपिटल भी रहा था। मुगल्स हो गए, उसके पहले लोदीज, दिल्ली सल्तनत, तो उसका वैसे ही हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंस भी रहा था। ये भी एक कारण था दिल्ली को चुनने के लिए। अब जब दिल्ली डिसाइड कर लिया गया, तो उसके अंदर जब लोकेशन डिसाइड करी, तो रायसीना हिल को चुना गया, क्योंकि इसका यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता था। जो पुरानी सिटीज़ थी, जो ओल्ड सिटीज़ थी दिल्ली की, हिस्टोरिक दिल्ली थी, आप सब देख सकते थे। जैसे कि आप शाहजहानाबाद देख सकते थे, फिरोज़ाबाद, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, निज़ामुद्दीन की दरगाह, ये सब कुछ दिखता था इस कमांडिंग व्यू से। तो इसलिए इस पॉइंट को चूज़ किया गया, यहाँ पर बसाई गई न्यू दिल्ली। और अब इसको बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स को जब चूज़ करने गए, तो उन्होंने डिसाइड किया एडविन लटियंस, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिनको मेनली हाउसेस, मैंशंस बनाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन उनको यहाँ पर बुलाया गया और इस पे काम उन्होंने शुरू किया। इनिशियली उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक प्योरली यूरोपियन स्टाइल में इन बिल्डिंग्स को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया जाए। लेकिन जो वहाँ का राजा था, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, जो इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो था लॉर्ड हार्डरिज। तो इन्होंने पुश किया कि एक इंडियन स्टाइल भी आना चाहिए, नॉट जस्ट यूरोपियन, क्योंकि आप इंडिया में बना रहे हैं, तो जो इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको भी इंक्लूड किया जाए यूरोपियन स्टाइल के साथ। तो इसीलिए इन दोनों को मिक्स किया गया कहीं ना कहीं,
और इंडियन स्टाइल से इंस्पिरेशन लेने के लिए लर्टेंस खुद विज़िट किए बहुत सारे इंडियन सिटीज़ जैसे मांडू, इंदौर, लखनऊ, कानपुर। यहाँ जाके वो इंस्पिरेशन लिए इंडियन एलिमेंट्स से जो कि हम अपने डिज़ाइंस में, अपने आर्किटेक्चर में वो इंक्लूड कर सके न्यू दिल्ली के। इसके साथ साथ इन्होंने हर्बर्ट बेकर नाम के आर्किटेक्ट के साथ भी पार्टनरशिप करी, दोनों ने मिल के काम किया। तो अब हम आते हैं कि जो नया कैपिटल है, इसकी जो ज़मीन थी वो ज़्यादातर रूरल और एग्रीकल्चरल थी। अब इस ज़मीन को खाली भी कराना था, तो इस जगह से काफ़ी सारे लोगों को हटाया भी गया। और यहाँ पर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उसमें से काफ़ी सारे पत्थर पुरानी जगहों से रिसाइकल्ड थे। और ये कोई नया ट्रेडिशन नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पुरानी सिटीज़ को तोड़ के या पुरानी सिटीज़ से ला के नई सिटी बनाने के लिए पत्थर इस्तेमाल करना। इसका एक एग्जाम्पल भी हमें इतिहास में मिलता है कि शेर शाह सूरी ने भी जब अपना शहर बनाया था शेरगढ़, इसके लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे वो पुराने एक शहर सिरी, जो कि खिलजियों का शहर बसाया गया शहर था, उस सिरी से उठा के पत्थर रिसाइकल करके शेरगढ़ में भी लगवाए गए थे। तो इसी तरह से अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं यही किया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लेबरर्स थे, जो छोटे मोटे जब काम करते थे, उनको रखने के लिए एक 20 एकड़ की जगह बनाई गई और उस जगह का नाम एक ब्रिटिश ऑफिशियल पे रखा गया जिसका नाम था थॉमस यंग। तो वो नाम यंगपुरा था उस समय पे, लेकिन वो आज के ज़माने में बोल बोल के अब वो जंगपुरा हो गया है और आज भी उसको जंगपुरा ही बुलाते हैं। तो ये इसके नाम का इतिहास रहा है। और इसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अलग अलग राजघराने थे, उन सबको भी ज़मीन दी गई। जो इस न्यू दिल्ली में जो नया शहर बन रहा था उसमें उनको ज़मीन दी गई ताकि वो कभी दिल्ली आए तो उनको एक रहने की जगह मिले, जिससे वो गवर्नमेंट से अगर मीटिंग कर रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मीटिंग करने के लिए उनको आसानी हो। तो इन राजघरानों को अलग अलग, अपने राजघरानों के हिसाब से अलग अलग घर दिए गए जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हैदराबाद रियासत को हैदराबाद हाउस बना के दिया गया, बड़ौदा प्रिंसली स्टेट को बड़ौदा हाउस, ऐसे ही जयपुर हाउस, बीकानेर हाउस। ये उस ज़माने में तो प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को रहने के लिए जगह थी, लेकिन आज इनके अलग अलग पर्पसेस है। किसी में आर्ट गैलरी है, किसी में सरकारी ऑफिसेज है। हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन डिग्नेटरीज से आज मिलते हैं। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि क्या पर्पस पहले था और इसका आज पूरी तरह से रिपर्पस कर दिया गया है। जहाँ पर ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के लिए घर बनाए गए थे, इसका नाम था प्रिंसेस पार्क। और ये एरिया फिर यहाँ पर इंडिया गेट भी आया और ये बड़ा, इसका नाम बल्कि पूरा इंडिया गेट एरिया पड़ गया है आजकल। और ये एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया हुआ करता था। अब इसको जब कंस्ट्रक्शन पे हम आते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर था ये राजस्थान से लाया गया था और इसके लिए स्पेशल रेलवे लाइन्स तक बिठाई गई थी ताकि ये पत्थर को आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सके राजस्थान से। और ब्रिक की किल्स भी बहुत सारी नई दिल्ली के शहर के आसपास बनाई गई ताकि यहाँ पर जो ब्रिक्स है उसका भी सप्लाई किया जा सके। और आर्किटेक्ट्स को पहले से ही मन था कि एक लाल कलर का ब्राइट रेड शेड इस्तेमाल किया जाए बिल्डिंग्स पे, जो कहीं ना कहीं आज भी हमें दिखाई देता है। अब इसकी फाइनेंशियल माइलस्टोन वगैरह पे आते हैं। जब ये बना तो इसका जो फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट था वो करीब 14 करोड़ 19 लाख रुपए बैठा। और दिसंबर 1929 में जो पहला वाइसरॉय यहाँ पे आया वो था लॉर्ड अर्विन, और उस जगह का फिर नाम पड़ गया वाइसरॉयज हाउस, जिसको आज हम बुलाते हैं राष्ट्रपति भवन। अब इस राष्ट्रपति भवन में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉलम्स अनवील किए गए। ये कॉलम्स अलग अलग कॉमनवेल्थ की कंट्रीज से, अलग अलग डोमिनियंस से आए थे। तो ये 4 कॉलम्स थे, एक था न्यूजीलैंड से, एक कनाडा से, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक साउथ अफ्रीका से। तो ये सारे अनवील किए गए और 12 फरवरी को इंडिया गेट को भी इनॉग्रेट किया गया, जो कि
उन इंडियन सोल्जर्स के लिए था जो वर्ल्ड वॉर 1 में मरे थे, उनको डेडिकेट किया गया था। और इसको इंडिया गेट के पीछे भी एक थोड़ा इतिहास है कि जो आर्च है, इसको एक आर्च कहते हैं, और ये जो आर्च का डिज़ाइन है ये पहले एंशिएंट रोम से शुरू हुआ था। वहाँ पर भी कोई राजा जीत के आता था कोई वॉर को, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए एक आर्च बनाया जाता था। तो वही आर्च के ट्रेडिशन, रोमन आर्च के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए ब्रिटिश ने इंडिया गेट को बनाया था। इसलिए ये भी एक रोमन स्टाइल का आर्च है। इंडियन स्टाइल इस समय इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि एक ट्रेडिशनल पॉइंटेड आर्च हुआ करता। अब हम आते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में थोड़ा। इसमें यूरोपियन और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को मिक्स किया गया जैसे हमने बताया। और इसमें जो ऊपर आपको डोम दिखाई देता है ये सांची के स्तूप से इंस्पायर्ड है। और इसमें काफ़ी सारे इंडियन एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि जालीस और बड़े बड़े घंटियाँ जो यहाँ के पिलर्स है, उसमें साइड में आपको घंटियाँ दिखाई देगी, पत्थरों की बनी हुई है, वो मंदिरों की घंटियों से इंस्पायर्ड है। काफ़ी सारे ऐसे इंडियन एलिमेंट्स को भी इंकॉर्पोरेट किया गया है इसके डिज़ाइन में। और आप देखें अगर राष्ट्रपति भवन के सामने की तरफ एक, जहाँ से हम एंटर करते हैं इंडिया गेट से, वहाँ पर एक कॉलम है एक बड़ा सा, वो उसको कहते हैं जयपुर कॉलम। वो जयपुर के महाराजा ने डोनेट किया था, जो कि आज भी हमको दिखाई देता है उसी प्रेमाइसेस में। और जो वॉइसरॉय का घर था, इसके पीछे गार्डन्स थे, फॉर्मल गार्डन्स, जो कि मुग़ल चार बाग स्टाइल से इंस्पायर्ड थे। तो इसको नाम ही पड़ गया था चार बाग गार्डन्स, मुग़ल चार बाग गार्डन, जो कि बन गया मुग़ल गार्डन्स, जिसका आज नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। अब हम इसी एरिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे आते हैं, जो कि आजकल बड़ा फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जो कि कनॉट प्लेस। इसका जो एनविजन किया गया था वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए, उस समय के जो एरिस्टोक्रेट, बड़ी हाई सोसाइटी के लोग थे, उनके लिए एक कमर्शियल शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान था। और पहले तो प्लान था कि ये इसके सेंटर में एक रेलवे का टर्मिनस भी बनाया जाएगा, लेकिन वो रेलवे टर्मिनस के प्लान को स्क्रैप कर दिया गया और शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट तो बना ही बना, जो कि हम आज सब जानते हैं, कनॉट प्लेस। और इसका जो नाम रखा गया था वो लॉर्ड आर्थर पे रखा गया था, जो कि ड्यूक ऑफ कनॉट थे उस समय पे। 1927 में नाम रखा गया था। और इसी एरिया में एक रोड है, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस रोड का नाम ओरिजिनली पांडवों पर रखा गया था, पांडवा रोड रखा गया था, लेकिन किसी ब्रिटिश ऑफिशियल ने डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करते वक्त इसमें वी की जगह आर लिख दिया, तो वो वर्ड कॉपी हो गया पंडारा रोड, जो कि आज भी वो वैसे का वैसा ही रखा गया है और उसको आज भी पंडारा रोड ही बुलाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी, जो नई दिल्ली का शहर था, जो कनॉट प्लेस था, यहाँ पर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनाई गई, ये काफ़ी एलीट और ब्रिटिश हाई सोसाइटी के लिए था। यहाँ के हम आम लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस थे, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आम लोग, जो इंडियन लोग थे, उनके लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं। ज़्यादातर लोग पार्क में अपना टाइम बिताना पसंद करते थे फैमिली के साथ। यहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स थे, जैसे हुमायूंस टूम, सफदरजंग का टूम, पुराना किला, यहाँ पर भी लोग असेंबल होकर अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जाया करते थे, जो आम लोग थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद बहुत लोगों को ना पता हो, कि पुराने किले में बसंत पंचमी में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। वो मेला बहुत बड़ी एनुअल ट्रेडिशन थी और हर साल होती थी, लेकिन 1942 जो ईयर है, उसके बाद से वो मेला बंद हो गया। कोई ना कोई रीज़न रहे होंगे, जैसे कि वॉर वगैरह, जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था वो वगैरह। लेकिन वो बड़ा फेमस मेला था, जो आज अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमने ट्राई किया है न्यू दिल्ली के इतिहास को एक शॉर्ट में बताने का। इसमें मैं अलग से भी वीडियो बना सकता हूँ, जैसे राष्ट्रपति भवन तो इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर खुद की एक वीडियो बन सकती है, कनॉट प्लेस पे भी एक अलग से वीडियो बन सकती है। तो अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ताकि मैं भी फिर उसके ऊपर एक अलग से बनाऊँ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।